नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डाउटनेट की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित और मैं हूं आपका हिस्ट्री का टीचर भाई। तो आज हम हिस्ट्री की बात करें तो हमने कल एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था 3 वर्ग, और आज है इसका लेक्चर नंबर 2। और आज हम कुछ और एडिशनल जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम जो है बात करेंगे। अच्छा, ये 3 वर्ग की जो हमने बात की है, ये 3 वर्ग कौन से हैं? तो यूरोप में एक जो नए समाज की संरचना होती है ना, एक जो नई सोसाइटी जो होती है वो डेवलप जब होती है, उस समाज को हमने 3 वर्गों में विभाजित किया है। इसकी कहानी कैसे शुरू हुई, तो मैंने कल की कहानी आपको बताई थी। कल का पहला लेक्चर देख लेना, उसमें मैंने बेसिकली बताया था जब रोमन साम्राज्य का जो है पतन हो जाता है तो उसमें से अलग अलग छोटे छोटे साम्राज्य जो है निकलने लगते हैं। और यहाँ पर होता क्या, बेसिकली रोमन साम्राज्य जो होता है उसमें जो जर्मन जनजातियाँ होती हैं, उसमें एक मैंने फ्रैंक बताई थी, फ्रैंक जनजाति जो होती है वो क्या कर लेती है, फ्रांस वाला जो इलाका होता है जिसे पहले गॉन्ड बोला जाता था, उस पर जो है कब्जा कर लेती है और उसका बाद में नाम जो है फ्रांस पड़ जाता है। होता क्या है, इसी समय में ऐसा देखा जाता है कि यहाँ पे जो आप एक बोल सकते हो जो फ्यूडलिज्म जो होता है वो देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे ये देखने को मिलता है बेसिकली कि यहाँ पर जो अलग अलग लैंडलॉर्ड्स होते हैं, बड़े बड़े जमींदार जो होते हैं, ये यहाँ पर उभरना शुरू करते हैं। राजा जो है, राजा के पास ज़्यादा ताकत नहीं रहती, छोटे छोटे राजा होते हैं और वो किसी एक क्षेत्र पर राज कर रहे होते हैं और उनके अंडर में बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, है ना, जिसे हम फ्यूडल लॉर्ड्स बोलते थे बेसिकली। जैसे तो उनकी जो है यहाँ पर चलती है ज़्यादा, और वही क्या करते हैं, वही आम नागरिक पर वही कंट्रोल करते हैं। तो ये जो है हमने कल बात की थी बेसिकली, है ना। सामंतवाद से बोलते थे, क्या बोलते थे, सामंत जो होते थे, है ना, बड़े बड़े जो सामंत होते थे जो बड़ी बड़ी जमीनों पर कब्जा करते थे भाई, तो उनकी हमने जो है बात की थी बेसिकली, है ना। और फ्रांस और इंग्लैंड की कहानी सुनी, और इंग्लैंड पे देखो यही जो लोग थे इन्होंने बाद में जाके जो है इंग्लैंड पे भी कब्जा कर लिया, ठीक है ना। तो लोग वही थे, ठीक है ना। आज हम किसकी बात करेंगे, आज हम बात करेंगे अभिजात वर्ग के बारे में, है ना। 3 वर्ग के बारे में हमने बात की। 3 वर्ग कौन से थे भाई, तो देखो एक था भाई, कौन सा वर्ग, एक था पादरी वर्ग जो सबसे पूजनीय वर्ग था, सबसे ज्यादा मानने वाला वर्ग था। राजा जो होते थे कुलीन वर्ग के जो होते थे, अभिजात वर्ग सामंतवादी जो होते थे, वो इन पादरी वर्ग को बहुत माना करते थे और इनकी ही चला करती थी, तो उसको हमने पादरी वर्ग बोल दिया। दूसरा जो वर्ग था ये सामंतवादी वर्ग था, जिसमें बड़े बड़े जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, बड़े बड़े जमींदार जो थे वो आया करते थे। और तीसरा जो वर्ग था वो किसान वर्ग था, कृषक वर्ग था। इसमें छोटे मोटे किसान, छोटे मोटे व्यापारी और जो भूमिहीन मजदूर जो हैं वो सब तीसरे वर्ग में आया करते थे। और ये जो तीनों का विभाजन जो हुआ था बेसिकली, ये किसने किया था, तो भाई यहाँ पे जो ईसाई लोग थे, ईसाई में जो बहुत बड़े इनकी धर्मगुरु जो पोप होते हैं बेसिकली, इनका ये स्टेटमेंट था कि भैया देखो, जैसे हम भेड़ बकरी और गधों वगैरह को सबको एक नहीं कर सकते, वैसे हम इंसानों को भी एक ही श्रेणी में जो है नहीं डाल सकते। इनको जो है इनके काम के हिसाब से जो हमने बांट दिया है ना। तो ये सब हमने पढ़ा, है ना। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम अभिजात वर्ग के बारे में। तो देखो, पादरियों ने स्वयं को प्रथम वर्ग में से और अभिजात वर्ग को दूसरे वर्ग में रखा, है ना। यानी कि जो पादरी जो थे, पादरी ने बोला कि ये पादरी वर्ग जो है, क्योंकि ये भगवान के सबसे करीब होता है, ये गॉड जो होते हैं इनके सबसे करीब जो होता है, तो इनको हम प्रथम वर्ग में रखेंगे। ये सब जो है करा धरा किसका था, पादरियों का, पुजारियों का, इनका ही करा धरा था। हर धर्म में आप देखोगे यही चलेगा कि जो अपने आप को ऊंचा मानता है वही जो है रूल्स रेगुलेशंस बनाएगा, नियम कानून बनाएगा और अपने फायदे के लिए दूसरों को जो है यहाँ पर शोषित करेगा, ठीक है। तो इन्होंने प्रथम वर्ग में खुद को रखा, अभिजात वर्ग को जो है दूसरे वर्ग में रखा, परंतु वास्तव में जो है सामाजिक प्रक्रिया में जो है अभिजात वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऐसी भूमि पर जो है उनके नियंत्रण के कारण हुआ। और यहां पर हम बात करें, दूसरा वर्ग जो था उसका सबसे ज्यादा नियंत्रण था। मतलब जो समाज है, समाज में जो सही, हमारे जो समाज में लोग जो रह रहे हैं, 90% जो लोग रह रहे हैं, उन पर नियंत्रण किसका था, तो ये अभिजात वर्ग का ही था। ये कौन थे भाई, तो जो बड़ी बड़ी भूमि पर जो है इनका कंट्रोल हुआ करता था, ऐसी भूमि पर उनको जो है नियंत्रण के कारण हुआ। मतलब भूमि पर जो है, जो संसाधन है, जो भूमि है, उन पर इनका नियंत्रण था। तो इसी वजह से जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस। सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग का जो है एक विशेष स्थान होता था। उनका अपनी संपत्ति पर जो है स्थानीय तौर पर पूर्ण नियंत्रण होता था, ठीक है। वे अपनी सैनिक शक्ति, जिसे जो है सामंती सेना कहते थे, को बढ़ा सकते थे। वे अपना न्यायालय लगाने लगे और यहां तक कि जो है अपनी मुद्रा जारी करने का भी अधिकार रखते थे। मतलब सोच के देखो, राजा सिर्फ नाम के लिए था, इनके पास अनेकों शक्ति हैं। इनकी जो भूमि है, इनकी जो संपत्ति है, वो स्थायी तौर पर इन्हीं की है। इनका नियंत्रण है, उस पर कंट्रोल है। किसान वगैरह जो है इनके पास आते हैं, किसानों को थोड़ी बहुत भूमि दे देते हैं खेती करने के लिए, बाकी उसके बदले इन्हें काम भी किसानों को उनके लिए काम भी करना पड़ता है ना, सब भी करना पड़ता है। बाकी इनके पास खुद के सैनिक भी हैं, सैनिक के नंबर्स को बढ़ाने की शक्ति भी है। और आप देखोगे आगे चल के ये जो सामंत होंगे यही बाद में जो है राजा बन जाएंगे, है ना, खुद जब ताकतवर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या थी, ये न्याय भी किया करते थे। जैसे किसान गरीब लोगों में कुछ विवाद हो जाता था तो उसका न्याय भी यही किया करते थे। और ये खुद की जो है मुद्रा भी, मतलब खुद की जो करेंसी है वो भी जो है जारी करने का अधिकार रखते थे। अभिजात वर्ग अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के मालिक होते थे, है ना। जितने भी व्यक्ति हैं, आम लोग जो हैं, गरीब जो लोग हैं, किसान जो हैं, उन सबके मालिक कौन थे भाई, ये अभिजात वर्ग के लोग।
उनका घर मैनर कहलाता था। हाँ, अब उनको क्या बोलते थे, उन्हें बोलते थे, उनके घर को जो है हम क्या बोलते थे, मैनर बोलते थे, मैनर, है ना। लॉर्ड गांव पर जो है नियंत्रण रखता था, कुछ लॉर्ड अनेक गांव के मालिक होते थे। अब यहाँ पे भी होते हैं, छोटे मैनर हो गए, बड़े मैनर हो गए। कुछ जो लॉर्ड्स थे, कुछ जो लैंडलॉर्ड्स थे, वो अनेकों गांव पर जो है कंट्रोल अपना नियंत्रण रखते थे। कुछ जो थे वो छोटे मोटे गांव पे जो है कंट्रोल रखा करते थे, है ना। चलिए, अवजात वर्ग की जो है व्यक्तिगत भूमि जो है कृषकों द्वारा जो है जोती जाती थी। उनका आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के समय पैदल सैनिकों के रूप में कार्य करना पड़ता था। साथ ही साथ अपने खेतों पर जो है अपने खेतों पर भी जो है काम करना पड़ता था। अब बात करें उस टाइम की किसानों की हालत काफी दयनीय थी। वे जो है इन अवजात वर्गों की भूमि पर जो है खेती किया करते थे, है ना। अवजात वर्ग की जो व्यक्तिगत भूमि कृषकों द्वारा जोती जाती थी, खेती करते थे। आवश्यकता पड़ने पर भाई वो युद्ध में जब हुआ करता था तो उनके सैनिकों के साथ भी जाया करते थे, है ना। और साथ ही साथ वे अपने खेत, अपने जो खेत थे, जो अवजात वर्ग के द्वारा ही दिए गए थे इन्हें, उस पर भी खेती किया करते थे, है ना। मैनर की जागीर, जो मैनर होते थे, मैंने क्या बोला, जो इनके घर थे, है ना, यानी कि जो बड़े बड़े जो अवजात वर्ग के लोग थे, इन्हें भी हमने क्या बोल दिया, इनके घरों को हमने मैनर बोल दिया। मैनरों की जागीर की हम बात करें, जागीर मतलब इनकी संपत्ति कितनी थी। हम बोलते हैं ना कि तुम्हारे भाई पिताजी पर कितनी जागीर है, तो लॉर्ड्स का अपना मैनर भवन होता था, मतलब बड़ा घर, है ना। वह गांव पर जो है नियंत्रण रखता था। जैसे होता है ना कि बड़े गांव में एक हवेली होती है ठाकुर साहब की, है ना। चलिए, वैसे कुछ किसी छोटे मैनर की जागीर में दर्जन भर और बड़ी जागीर में 50 से 60 परिवार होते थे। मतलब हम बात करें किसी छोटे मैनर की, हम बात करें वहां पर दर्जन भर परिवार थे। मतलब ये परिवार जो थे बेसिकली ये अवजात वर्ग ही थे। और कुछ बड़ी जागीरों की हम बात करें तो उसमें 50 से 60 परिवार होते थे इन मैनरों में, है ना। प्रतिदिन के उपभोग की जो है प्रत्येक वस्तु जो है जागीर से प्राप्त हो जाती थी। कहां से प्राप्त होती थी, जागीर से, ठीक है। जागीरों पे इनके कौन काम किया करता था, किसान वर्ग जो है काम किया करता था। लॉर्ड की जागीरों में वन एवं शिकार के स्थान होते थे। अब ये जागीर जो होती है ना, ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी होती है भाई, ये मतलब किलोमीटरों में फैली हुई थी। ये समझना मत कि भाई छोटी मोटी जागीर होगी 10 बीघा 20 बीघा, ये हजारों एकड़ में जो है इनकी जागीरें फैला करती थी। यहाँ पे ये अपने जानवरों को चराते थे, मतलब, है ना। और यहाँ पर ये शिकार भी करने जाया करते थे। पहले शिकार जो है एक शौक के रूप में था, स्पोर्ट्स था एक। तथा एक चर्च द्वारा जो है एवं सुरक्षा के लिए जो है एक दुर्ग भी होता था। आप सुनो, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर जैसे सुनो, आप समझ में आ जाएगा आपको। ये इतना बड़ा पूरा आप देख रहे हो, ये है ना, ये मान के चलो इनकी जागीर है ना। इस जागीर में क्या था भाई, ये पूरा जो है ये पहला जागीर में पूरा किला बना हुआ है ना। किला बना हुआ है इसके बीच में, है ना। अब यहाँ पर ये पूरा दुर्ग बना हुआ है, मतलब किला जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, है ना। इसमें क्या है, यहाँ पर जंगल भी है ना। यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पे इनके घर भी बने हुए हैं इस जागीर पर, ठीक है। यहाँ पर किसान भी रहते हैं, छोटे मोटे किसान भी रह रहे हैं इनके। दुर्ग भी है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर इन्होंने अपने किले वगैरह बना रखे हैं। जहाँ रहते हैं वो, जहाँ ये रहते हैं उसे फोर्टिफाई कर रखा है इन्होंने। और यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए चर्च भी है। तो ये सारी जो चीजें एक जागीर में ही आ गई हैं, ठीक है। तो देखो, लॉर्ड्स की जागीरों में वन एवं शिकार के स्थान होते थे, चारागार होते थे, तथा चर्च एवं सुरक्षा के लिए एक दुर्ग भी होता था। समझ में आया, ये सारी जो चीजें एक जागीर के अंदर हुआ करती थी। इन जागीरों पर इन मैनर्स का जो है कंट्रोल हुआ करता था। 13वीं शताब्दी में कुछ दुर्गों को बड़ा बनाया जाने लगा, जिससे जो है वे नाइट के परिवार का निवास स्थान बन गए, है ना। तो हम बात करें 13वीं शताब्दी की, है ना। 13वीं शताब्दी में ये जो दुर्ग थे, बड़े बड़े किले जो थे, इनको और बड़ा बनाया जाने लगा। और जिसमें क्या था, जो नाइट थे, नाइट मतलब जो इनका रखरखाव करा करते थे, नाइट, वो आपने सुना होगा गेम ऑफ थ्रोन्स में नाइट वॉकर्स। तो बेसिकली नाइट जो कौन थे, नाइट जो थे बेसिकली इनकी जो रक्षा किया करते थे, है ना। तो भैया अब क्या हुआ, अब जो नाइट के परिवार का निवास भी स्थान बन गया। नाइट के जो परिवार थे, ये नाइट, ये जो बड़े बड़े जो सोल्जर्स थे, ये और इनके जो परिवार वाले भी इन्हीं दुर्ग के अंदर रहने लगे, है ना। वास्तव में इंग्लैंड में इन दुर्गों का जो है विकास सामंत प्रथा के अधीन राजनीतिक प्रशासन और सैन्य शक्ति के केंद्रों के रूप में हुआ था, है ना। तो इनका जो विकास हुआ था वो सामंत प्रथा के अधीन हुआ इनका, और यहाँ पर राजनीतिक प्रशासन और सैन्य शक्ति के केंद्रों के रूप में इन्हें ऐसा जाना जाता है, बेसिकली रूप में देखा जाता है। नाइट की हम बात कर लेते हैं तो 9वीं शताब्दी से यूरोप में प्राय स्थानीय युद्ध होते थे। शौकिया कृषक सेना, सामंती सेना की हम बात करें, पर्याप्त नहीं थी और कुछ कुशल आश्रोही सेना की आवश्यकता थी। इसलिए जो है एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसे हम नाइट्स बोलते हैं। बेसिकली नाइट्स कौन थे, ये बड़े योद्धा हुआ करते थे, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ये बड़े ही योद्धा हुआ करते थे। क्योंकि जो एक कृषक वर्ग है ये भी लड़ाई करता था, ये भी सेना के रूप में जब युद्ध होता था तो अपनी सामंत के साथ जाया करता था, लेकिन ये इतने कुशल नहीं होते थे। फिर एक और वर्ग का उदय होता है, इसको क्या बोला गया, इसको नाइट्स बोला गया। नाइट्स कौन थे, ये बहुत ही वीर और बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत ही निपुण जो है सोल्जर हुआ करते थे। इन्हें इनकी तीरंदाजी वगैरह, तलवारबाजी बहुत अच्छी हुआ करती थी। ये नाइट्स लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिससे जो है प्रकार लॉर्ड राजा से संबंध था। लॉर्ड ने इनको जो है भूमि का एक भाग दे दिया, इसे जो है फीफ बोला गया। अब बेसिकली होते कौन थे, ये जो नाइट्स वगैरह होते थे बेसिकली बड़े बड़े सामंतों के पुत्र वगैरह हुआ करते थे, है ना। ये अच्छी पोजीशन मानी जाती थी, है ना। आज के टाइम पे जैसे आर्मी में होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह जो होते हैं, फीफ उत्तराधिकार। और हाँ, इन्हें जो है इन्हें एक राजा जैसे लॉर्ड का जो लॉर्ड होते थे बड़े बड़े, है ना, जिनका पूरी संपत्ति पर जो सामंत होते थे, बेसिकली जैसे इनका राजा से संबंध हुआ करता था, वैसे ही ये जो लॉर्ड है ना,
वैसे जो लॉर्ड है इनका जो है इनसे संबंध, नाइट से संबंध हुआ करता था। तो ये नाइट्स लॉर्ड्स उसी प्रकार संबंध थे ये नाइट्स लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जैसे जो है जिस प्रकार से लॉर्ड राजा से संबंधित था, ठीक है ना। तो लॉर्ड ने इनको जो है भूमि का एक भाग दिया था। जो लॉर्ड होते थे, जो सामंत होते थे, उन्हें एक भूमि का भाग भी मिलता था। इसको क्या बोला जाता था? फीफ बोला जाता था। फीफ जो है उत्तराधिकार से प्राप्त की जा सकती थी, जो कि 1000 से 2000 एकड़ अथवा उससे जो अधिक क्षेत्र में फैली हुई थी। मतलब अच्छे खासे, मतलब ये जमीन का टुकड़ा अच्छा खासा होता था। 1000 से 2000 एकड़, सोच के देखो 5000 बीघा, बहुत बड़ी बात हो गई है। सामंती मैनर की जो है तरह फीफ की भूमि को भी कृषक जोतते थे, और ये अच्छी पोजीशन थी बेसिकली, है ना। जो ये नया वर्ग जो आया, जिसे हमने नाइट्स बोला, तो नाइट्स को भूमि किसके द्वारा दी गई है? सामंतों द्वारा, लॉर्ड्स के द्वारा, और उसी पर जो है एक खेती कर रहे हैं। और इनके भी खेतों पर कौन खेती कर रहा है? कृषक। बदले में नाइट अपने लॉर्ड्स को एक निश्चित धनराशि देता था और युद्ध में उसकी तरफ से जो है लड़ने का वचन देता था। बदले में, भाई हर चीज होता है ना, बदले में कुछ ना कुछ तो लेगा ना। तो नाइट जो होता है वो लॉर्ड को क्या वचन दे रहा है कि भैया हम तुम्हारी जो है सुरक्षा करेंगे और हम तुम्हें टैक्स के रूप में एक अमाउंट भी देंगे। नाइट अपनी सेवाएं जो है अन्य लॉर्डों को भी दे सकता था, लेकिन उसकी सर्वप्रथम निष्ठा अपने लॉर्ड के प्रति होती थी। मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ वो लॉर्ड के प्रति ही वो रहेगा, वो अपनी सेवाएं दूसरों को भी दे सकता है, लेकिन वो जो है हमेशा किसके लिए हमेशा लॉयल रहेगा? अपने लॉर्ड के लिए जो है हमेशा लॉयल रहेगा, वफादार रहेगा। 12वीं शताब्दी में जो है गायक फ्रांस के मैनरों में वीर राजाओं और नाइट्स की वीरता की कहानी गीतों में के रूप में जो है सुनाई जाती है। तो भैया यहाँ पे अब ये जो बेसिकली ये जो नाइट्स हुआ करते थे काफ़ी वीरता पूर्वक लड़ा करते थे। अच्छी इनकी तीरंदाजी होती थी, निपुण होते थे तलवारबाजी में, काफ़ी अच्छा भाला भी चलाया करते थे। तो ये इन्होंने काफ़ी बार जो है यहाँ पर अपने राजाओं को युद्ध में जिताया भी है। जब युद्ध हुआ करते थे बड़े बड़े राजाओं के साथ जाते थे, और काफ़ी यहाँ पर बाद में कुछ जो नाइट्स थे वो राजा भी बने भाई, है ना। तो इनकी जो वीर गाथाएं हैं वो सुनाई जाती हैं बेसिकली 12वीं शताब्दी में, खूब जो है गीत के रूप में इन्हें सुनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं पादरी वर्ग के बारे में। तो देखो फ्रांसीसी समाज में जो पादरी ने स्वयं को जो है प्रथम वर्ग बनाया, है ना, कि भैया हम भगवान के बहुत करीब हैं, तो हम सबसे प्रथम है। कैथोलिक चर्च ने जो है अपने नियम थे, एक एवं राजा द्वारा दी गई भूमियां थी जिससे जो है वो कर वसूल सकते थे। मतलब यहाँ पर ये जो चर्च होते थे इनके पास खुद की जो है बहुत बड़ी बड़ी भूमि हुआ करती थी, जो कि राजाओं के द्वारा जो है इन्हें दी जाती थी, और इन भूमियों पर जो भी लोग रह रहे हैं इनसे कर ये चर्च वाले वसूल सकते थे, ठीक है। 9वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य जो है यूरोप में चर्च एक शक्तिशाली संस्था थी। मतलब यहाँ पे अगर मैं बताऊं आपको 9वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में जो है जितने भी अहम जो निर्णय हुआ करते थे वो राजा जो है वो चर्च से पूछ के लिया करते थे। चर्च के जो बड़े पादरी हैं उनसे पूछ के लिया करते थे। उनने बोल दिया ना तो ना, उनने बोल दिया हाँ तो हाँ। तो यहाँ पर चर्च का जो है बहुत बड़ा रोल था, है ना, जो राजा पर निर्भर नहीं था। मतलब समझ में आया? राजा पर कोई भी, भैया राजा खुद इनसे परामर्श लिया करता था। राजा जो है खुद चर्च से जो है परामर्श लिया करता था। यूरोप में जो है ईसाई समाज का जो है मार्गदर्शन बिशपों एवं पादरियों द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें यूरोप की, है ना, तो यहाँ पर जो ईसाई समाज है इसका मार्गदर्शन कौन करता है भाई? तो बिशप हो गए, जैसे पंडित, जैसे होता है पंडित होते हैं मंदिरों में पंडित होते हैं, तो ऐसे इनके यहाँ पे बिशप होते हैं या फिर पादरी होते हैं। हम फादर्स बोलते हैं, फादर्स, बिशप, है ना। धर्म के क्षेत्र में जो है बिशप अभिजात माने जाते थे। धर्म की हम बात करें तो अभिजात बहुत ही ऊंचे ये तबके के लोग थे भाई, बहुत बड़े बड़े लोग थे, है ना। बिशपों के पास भी बड़ी बड़ी जागीरें थी और वे शानदार महलों में रहते थे। इनकी जीवन भी बहुत अच्छा था। इनके पास खुद की जमीनें थी, राजाओं द्वारा दी जाती थी, बड़े बड़े महल थे इनके पास, खुद की सेना हुआ करती थी, और इनके पास टैक्स का पैसा भी आता था। चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में जो है कृषकों से उसकी उपज का 10वां भाग, है ना, जिसे क्या बोलते थे भाई? 10वां भाग, टिथ। ये सुना होगा, ये टिथ जो शब्द आपने सुना होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये बढ़िया चला है, 19वीं शताब्दी तक चला है, 19वीं सदी तक जो है खूब चला है बढ़िया से, है ना। 19वीं की हम बात कर ले, नहीं, हाँ 17वीं सदी तक खूब चला है चर्च का राज। फिर 1789 में क्रांति हो जाती है फ्रांस की। तभी रिलेट करो, ये फ्रांस में जो समाज था वो हमने पढ़ के आए 9वीं में, इसकी हिस्ट्री तो ही पढ़ रहे हैं हम कि आया कैसे। तो यहाँ पर जो भी किसान प्रोड्यूस कर रहा है उसका 1/10वां भाग जो है, कृषक जो भी उत्पादन कर रहे हैं उसका 1/10वां भाग जो है वो चर्च को दिया करता था। इसको हम क्या बोलते थे? टिथ, है ना। चर्च के पादरियों के विपरीत कुछ अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति एकांत जिंदगी जीना पसंद करते थे। ये श्रद्धालु धार्मिक समुदायों में रहते थे। इन धार्मिक समुदायों को एबी अथवा मोनेस्ट्री मठ कहा जाता था। अब यहाँ पर हम बात करें पादरियों के अलावा कुछ और भी जो लोग थे वो सच में धार्मिक थे। जैसे हमारे यहाँ पे होते हैं ना, पहाड़ों पे चले जाते हैं बाबा जी, है ना, संन्यास ले लेते हैं। तो ऐसे कुछ बहुत बड़े बड़े आप बोल सकते हो श्रद्धालु हुआ करते थे, जो जीवन की सारी खुशियां छोड़कर, सारी मोह माया छोड़कर जो है एकांत जिंदगी जो है यहाँ पर जीना पसंद करते थे। उन्हें एबी अथवा मोनेस्ट्री मठ कहा जाता था। यहाँ पर जो अपनी जिंदगी व्यतीत करते थे। ये एवी तथा मोनेस्ट्री की हम बात करें, मठ मनुष्यों की आम आबादी से बहुत दूर एकांत इलाके में रहते थे, मेडिटेशन करते थे, पूजा पाठ करते थे, और इन्हें जो है दुनिया से कोई मतलब नहीं था, दुनिया की मोह माया से कोई मतलब नहीं था। उस दौरान के सबसे प्रसिद्ध मठों में से एक इटली में 529 ईस्वी में जो है स्थापित सेंट बेनेडिक्ट था, और दूसरा जो है 910 ईस्वी में जो है स्थापित बरगंडी में क्लूनी था।
ये 2 मठ है, इनके याद रखना है। इन मठों में रहने वाले धार्मिक श्रद्धालु को जो है भिक्षु कहा जाता था। क्या बोला जाता था? भिक्षु, बैगर्स। 10 या 20 पुरुष स्त्रियों के छोटे समुदाय से बढ़कर जो है मठ अब सैकड़ों की संख्या के समुदाय बन गए थे। अब इन मठों में बड़ी बड़ी इमारतें और भू जागीरों के साथ साथ स्कूल या कॉलेज और अस्पताल संबंध हो गए थे। मतलब धीरे धीरे इनका विकास भी होने लगा। फिर ये छोटे मोटे जो मठ थे ये बहुत ज्यादा बड़े हो गए, यहाँ पे सैकड़ों हजारों लोग रहने लगे। इनके अंदर बड़ी बड़ी इमारतें बनने लगी, स्कूल वगैरह जो है बनने लगे। पादरी वर्ग के विपरीत जो है मठों में रहने वाले भिक्षुओं का जीवन जो है पुरुष और स्त्रियों दोनों ही अपना सकते थे। भिक्षु बनने वाले पुरुषों को मॉक और स्त्रियों को नन बोला जाता था। समझ में आ गया? तो नन, आपने एक मूवी देखी है नन, हॉरर मूवी, तो देखो ये जो भिक्षु थे, तो जैसे हम बात करें पादरी वर्ग, वो अलग है, ये अलग है ना। तो पादरी वर्ग में जो भिक्षु रह रहे हैं, तो पुरुष और स्त्रियां दोनों ही भिक्षु बन सकते थे। चॉइस थी, पुरुष भी बन सकता है और स्त्रियां भी बन सकती हैं। पुरुषों को क्या बोला जाता था? पुरुषों को मॉन्क बोला जाता था, मॉन्क, है ना, मॉन्क। और यहां पर जो महिलाएं थी उन्हें क्या बोला जाता था? उन्हें नन बोला जाता था। ये पूरी जिंदगी जो है साधारण जिंदगी जीती थी, शादी वगैरह नहीं करती थी, और सारा जीवन जो है यहाँ पर यीशु की जो है, यहाँ पर यीशु प्रभु यीशु जो है, ईसा मसीह जो है, इनकी जो है प्रार्थना में, इनकी पूजा पाठ में निकाल देती थी। 13वीं शताब्दी में भिक्षु के कुछ समूह, जिन्हें जो है फायर कहा जाता था, वे ने मठों में रहने का निर्णय लिया। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर जो है लोगों को उपदेश देते थे और अपना धर्म का जो है प्रचार किया करते थे। और यहाँ पर बताते थे कि जीवन जो है आपको किस तरीके से यापन करना है। जैसे आज के टाइम पर होता है ना, बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे इस्कॉन का नाम सुना होगा, तो यहाँ इनके बहुत सारे श्रद्धालु जो है वो पूरी दुनिया भर में जो है सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। तो इससे थोड़ा सा रिलेट कर लिया करो। तो आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो बहुत अच्छे जो है क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में, लेक्चर नंबर 3 में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।